नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अबूझमाड़। अबूझमाड़ वो जंगल का वो हिस्सा है, ऐसे घने जंगलों का हिस्सा है जहां रास्ता खोजना मुश्किल है। एक बार आदमी चला जाए तो अंदर उसका निकलना मुश्किल है। उसको अबूझमाड़ कहते हैं। राहुल गांधी को जब मैं देखता हूं, उनको सुनता हूं ख़ास तौर से, तब मुझे अबूझमाड़ की याद आती है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो अज्ञानता के अबूझमाड़ में घूम रहे हैं। उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वो जो बातें करते हैं वो शायद वो समझते हैं या उनके आसपास के जो उनके कोठरी के लोग हैं या उनके सलाहकार हैं उनको समझ में आता होगा। आज उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने जो बात कही उसको सुनकर आपको भी थोड़ा अचरज होगा। उन्होंने कहा कि अब मैं भारतीय राजनीति को समझ गया हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए उनकी समझदारी का, और समझदारी के उनके अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक राष्ट्रीय नेता को, एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता को, सबसे पुरानी पार्टी के नेता को भारतीय राजनीति को समझने में 19 साल लगे। 2004 में वो राजनीति में आए थे, चौथी बार लोकसभा के सदस्य हैं, तो उनको 4 टर्म लोकसभा की सदस्यता और 19 साल लगे भारतीय राजनीति को समझने में। अब आप कह सकते हैं कि वो इसको मेटाफर के रूप में बोल रहे थे, रूपक के रूप में बोल रहे थे। उनका मतलब था कि अब उनको समझ में आ गया है कि राजनीति कैसे होती है या कैसे चल रही है। दरअसल कुल मिलाकर जो कहना चाहते थे कि उनको फॉर्मूला मिल गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। अब इससे उनकी राजनीतिक समझ का पता चलता है या राजनीतिक अपरिपक्वता का पता चलता है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि हम मोदी पर हमला करते रहे, मोदी हारते ही नहीं, मोदी पर कोई असर ही नहीं होता है। हम फिर हमला करते रहे, फिर मोदी पर कोई असर नहीं होता है। तब हमको समझ में आया कि दरअसल मोदी पर हमला करने से नहीं होगा। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी का मतलब ये था, जैसे राजा की जान तोते में बसती है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी की जान उनके मुताबिक अडानी में बसती है। उन्होंने कहा अडानी पर हमला करने से नरेंद्र मोदी को परास्त किया जा सकता है। ये राहुल गांधी की 19 साल की खोज का नतीजा है। इससे आप उनकी राजनीतिक समझ का अंदाज़ा लगाइए। उनकी नज़र में इस देश की जनता, इस देश का मतदाता, उसका कोई महत्व नहीं है। उसकी समझ का, उसकी सहज बुद्धि का और उसके निर्णय का, उसके विवेक का, उसका कोई मतलब नहीं है। उनकी नज़र में मतलब है कि अडानी पर हमला करेंगे तो नरेंद्र मोदी परास्त हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी को परेशानी होगी, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है अडानी पर हमला करके। अब इससे ज़्यादा बचकानी बात और क्या हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी हैं, उनसे ऐसी ही बातों की अपेक्षा की जाती है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में, मैं बार बार कहता हूं, अब फिर कह रहा हूं कि पिछले मतलब यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही वो राफेल मुद्दे को लेकर बार बार बोलते थे। दरअसल एक समस्या है। मैंने एक वीडियो बनाया था संडे का, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी की बात की थी। सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे बुलाकर कहा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को जिससे उनके पति पर जो दाग लगा है बोफोर्स का, वो ख़त्म ना हो तो हल्का हो जाए। और मैंने बताया था किस तरह से फिर माधव सिंह सोलंकी का इस्तेमाल किया गया और चिट्ठी दी गई स्वीडन के विदेश मंत्री को कि जांच बंद कर दी जाए, और हंगामा हुआ और क्या क्या हुआ। दरअसल गांधी परिवार के मन में ये कांटा ऐसा चुभा हुआ है जो निकल नहीं रहा है कि राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उस आरोप से वो आजीवन मुक्त नहीं हो पाए। उनको क्लीन चिट नहीं मिल पाई। उनके निधन के कारण जो बोफोर्स का मुकदमा था उनके खिलाफ, वो बंद कर दिया गया। उसी को कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धि के रूप में और उनको क्लीन चिट के रूप में बताती है कि मुकदमा ख़त्म हो गया। जब राफेल का मुद्दा उठा तो गांधी परिवार को लगा कि ये मौका है, हम बोफोर्स से बड़ा मुद्दा खड़ा करके, यानी हम भ्रष्टाचार की एक बड़ी लकीर दिखा दें तो शायद बोफोर्स की लकीर छोटी पड़ जाए। और ये अगर मोदी पर चिपक जाएगी तो हमारा जो है राजनीतिक लाभ भी हो जाएगा,
हम शायद चुनाव भी जीत जाएंगे। इस मकसद से राफेल के मुद्दे को आखिर तक, जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को चिपकाए रहती है, छोड़ती नहीं है, उस तरह से राहुल गांधी राफेल के मुद्दे को चिपकाए रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद ने कहा, सीएजी ने कहा, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में कहा, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उनको लगा कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और वो घूम घूम कर हर सभा में कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। आज वो उसकी बात नहीं करते। वो 30,000 करोड़ रुपए कहाँ गए जो अनिल अंबानी की जेब में मोदी ने डाले थे, उसका वो जिक्र भी नहीं करते। उन्होंने देश से एक बार माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि भाई हमने उस मुद्दे को गलत समझा था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो मैंने अनिल अंबानी को लेकर आरोप लगाए मोदी पर, वो सब गलत थे। तो गलती मानना शायद गांधी परिवार के स्वभाव में नहीं है। वो दूसरों से गलती मनवाना तो जानते हैं, खुद गलती को स्वीकार करना नहीं जानते। तो गांधी परिवार को तलाश है एक ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो लोगों की स्मृति से बोफोर्स को मिटा दे, बोफोर्स को हटा दे। इसलिए लगातार वो एक ऐसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं। इसीलिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो फिर से गांधी परिवार को लगा कि एक नया मौका मिला है और इस बार जो है मोदी को परास्त कर सकते हैं। ये ऐसा मुद्दा है जिससे मोदी को घेर सकते हैं। मोदी की विश्वसनीयता, उनकी साख, सब पर बट्टा लग सकता है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हवा में उड़ गई, कुछ पता नहीं चला। उसको लेकर जेपीसी की मांग पर जो है संसद का सत्र नहीं चलने दिया। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, उस मुद्दे पर जेपीसी की भी बात नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उस पर मतभेद है और जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसमें और ज़्यादा मतभेद है। तो कुल मिलाकर अडानी के मुद्दे पर मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था, बताया था किस तरह से विपक्षी गठबंधन के अंदर मतभेद है। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार और तमाम नेता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस तरह से अडानी से उनके संबंध है, अडानी को अपने राज्य में बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि जो भी बड़ा उद्योगपति है, निवेशक है, उसके राज्य में आए, निवेश करे, उसके राज्य का विकास हो, वहाँ रोज़गार के अवसर पैदा हो, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। लेकिन ये सब बातें राहुल गांधी को समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि वो अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे तो शायद लोगों का मन हट जाएगा नरेंद्र मोदी से और वो अचानक जो है राहुल गांधी से खुश हो जाएंगे और उनको और उनकी पार्टी को जो है वो वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो है कि उन्होंने आज ही कहा कि उनको भारतीय राजनीति समझ में आ गई है कि भारतीय राजनीति क्या है, और उसी दिन कांड हो गया। उसी दिन मतलब मंगलवार को क्या कांड हुआ? एक खबर आई कि एप्पल ने कई लोगों को उनके एप्पल फ़ोन पर ये संदेश भेजा है, एक अलर्ट भेजा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो है उनका फ़ोन हैक कर सकते। बस इतनी सी बात सामने आई और विपक्ष के कई नेता उसको लेकर उड़ गए। शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, ये तमाम नेता, इन्होंने कहा कि हमारे फ़ोन की सरकार जो है वो हैकिंग करा रही है, हमारे फ़ोन की टैपिंग करा रही है, हमारा फ़ोन सुन रही है। आपको याद होगा पेगासस का मुद्दा, इसी तरह से हल्ला मचाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और कहा कि जिन लोगों को लगता है कि उनके फ़ोन की हैकिंग हो रही है वो अपना फ़ोन कमेटी को दें। राहुल गांधी ने सहयोग करने से मना कर दिया, फ़ोन नहीं दिया। आज वो कह रहे हैं उनके पास कोई अलर्ट नहीं आया था और आज वो कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन लेना हो तो ले लो, मैं तो लड़ूंगा और मेरा फ़ोन चाहे जितना टैप कर लो, चाहे जितना मेरा फ़ोन सुनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई, आपसे कोई कह रहा है, आपके पास तो मैसेज भी नहीं आया, फिर आप इस तरह की बहादुरी की बातें क्यों कर रहे हैं? और दिन बीता नहीं उससे पहले एप्पल की ओर से स्पष्टीकरण आ गया। उन्होंने कहा कि इस 150 देशों में इस तरह के अलर्ट जाते हैं और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही है, किसी एक देश की सरकार की या किसी और सरकार की बात नहीं हो रही है। ये इस तरह का अलर्ट जनरेट होता है। क्यों होता है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि इससे हैकर्स जो है उनको मदद मिलेगी।
और इसके साथ ही एप्पल ने कहा कि ये कई बार फॉल्स अलार्म की तरह होते हैं। तो पूरा मामला फुस हो गया। सुबह शुरू हुआ और दोपहर होते होते सारा मामला फुस हो गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व टेलीकॉम और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इन सब नेताओं को सलाह दी कि भाई अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है तो आप पहले तो एप्पल से पूछिए कि ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ है, और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप पुलिस में एफआईआर कर दीजिए, उसकी जांच हो। कोई एफआईआर कराने नहीं गया, कोई जांच में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। कभी वो राफेल का नैरेटिव बनाया जाता है, कभी पेगासस का नैरेटिव बनाया जाता है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बनाया जाता है। अब इस समय चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए इस तरह की गतिविधियां आपको और ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। तो क्या माने कि राहुल गांधी की उज़्बेकिस्तान की यात्रा इसी के बारे में पता लगाने के लिए थी? आखिर वो अपनी विदेश यात्राओं को गुप्त क्यों रखते हैं? और जब उनको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी तो ऐसा कई बार हुआ कि एसपीजी की सुरक्षा छोड़कर बिना सूचना दिए चले गए। इस पर राजनाथ सिंह ने संसद में पूछा था कि आप ऐसा क्या करने जाते हैं कि एसपीजी को छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा को गुप्त रखते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये मामला राहुल गांधी के लिए मुसीबत बनने वाला है महुआ मोइत्रा के केस के जरिए। महुआ मोइत्रा के केस के जरिए इसलिए कह रहा हूं कि महुआ मोइत्रा के बारे में ऐसी संभावना है कि जो एथिक्स कमेटी है वो होम मिनिस्ट्री को लिख सकती है कि उनकी विदेश यात्राओं का 5 साल का जो है ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सांसद के लिए ज़रूरी होता है कि विदेश यात्रा पर जाए तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म करे, सूचना दे कि कहाँ जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है। तो महुआ मोइत्रा की जो यात्राएं हैं उनमें क्या उन्होंने सूचना दी? अगर नहीं दिया तो ये भी प्रिविलेज का मामला बनेगा और ये मामला राहुल गांधी के खिलाफ भी बन सकता है। तो महुआ मोइत्रा का केस इस तरह से राहुल गांधी से भी जुड़ सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में विपक्ष की मुश्किल किस तरह से बढ़ने वाली है। अभी तो आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा संकट आया हुआ है और वो बाकी सबको डरा रहे हैं। आतिशी का बयान मैंने कल के वीडियो में बताया था कि वो किस तरह से डरा रही हैं। कह रहे हैं कि इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नंबर आएगा, फिर तेजस्वी यादव का नंबर आएगा और उसके बाद ममता बनर्जी का नंबर आएगा। तमाम नेताओं के नाम उन्होंने गिना दिए कि इन लोगों का भी नंबर आएगा, इनकी भी गिरफ्तारी होगी। मतलब एक तरह से आह्वान था, अपील थी कि आइए सब मिलकर लड़ें, आइए नहीं तो सब डूबेंगे। लेकिन सबको मालूम है कि सबने क्या किया है। जिसने पाप किया है उसको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि उन्होंने क्या किया है और अरविंद केजरीवाल को इस मुसीबत का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की प्रशंसा करनी चाहिए आपको कि 19 साल से लगे रहे, आखिर में समझ गए कि भारतीय राजनीति क्या है। तो राहुल गांधी भारतीय राजनीति को समझ गए हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि 2024 के चुनाव में उसका कुछ फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को भी होगा। और इस तरह के बयान देते रहे तो मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी का फ़ायदा होने वाला है। राहुल गांधी को पता नहीं इस बात का एहसास है कि नहीं कि वो जो बोलते हैं, मतलब उनको सोचना चाहिए, उनके जो सलाहकार हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिर वो जो बोलते हैं उसका मजाक क्यों बनता है, वो हंसी की वजह क्यों बन जाता है, उनकी बात को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है। राहुल गांधी की इमेज मेकओवर के इतने प्रयास हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा नेता होगा जिसकी इमेज मेकओवर के इतने प्रयास हुए होंगे। लेकिन उनकी इमेज है कि वो सुधरती ही नहीं है। वो कहावत है कि संवारने की कोशिश में तस्वीर बिगड़ती गई। तो राहुल गांधी की इमेज का वही हाल है कि उनकी इमेज को जितना सुधारने की कोशिश होती है उतना ज़्यादा बिगड़ती जाती है। तो राहुल गांधी ने एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ झूठ के पाँव नहीं होते, वो धड़ाम से गिर जाता है। ये नैरेटिव भी 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। और दुख की बात राहुल गांधी के लिए और उनकी पार्टी के लिए है कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन उन्होंने ये घोषणा की, पूरे राष्ट्र को बताया कि उनको भारतीय राजनीति समझ में आ गई है। तो अगर 19 साल की मेहनत के बाद उनकी भारतीय राजनीति की समझ ये है तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों का भगवान ही मालिक है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।